नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सत्येंद्र भाटी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे ब्लैक वारंट की। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके खिलाफ ब्लैक वारंट जारी ना हो। तो ब्लैक वारंट की फांसी की पूरी प्रक्रिया में कितनी अहमियत है, और साथ ही कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि ब्लैक वारंट स्टे कर दिया गया और फांसी की सज़ा नहीं दी गई। ऐसा कब होता है, और साथ ही 2014 में फांसी की सज़ा को लेकर किस तरह के सुप्रीम कोर्ट में जो नई गाइडलाइंस आई उनके बाद बदलाव आए हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताती हूँ कि कितने देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी डेथ वारंट जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी है और फांसी की सज़ा बरकरार रखी है, और साथ ही राष्ट्रपति के यहाँ से भी उनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। यानी कि बचाव का कोई कानूनी विकल्प उनके पास नहीं मौजूद है। ये सिर्फ अब डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जो है वो जारी होने की देरी है, और ऐसी सूरत में फिर उनको कभी भी फांसी दी जा सकती है। तो ऐसे लोगों की तादाद देश में 35 है जिनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है और राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। इन 35 लोगों में से 4 महिलाएं भी हैं, और ख़ास तौर से आपने अभी कुछ दिनों पहले ही मामला सुना होगा अमरोहा की शबनम का। उन 4 महिलाओं में वो भी शामिल है। ब्लैक वारंट क्या होता है, डेथ वारंट क्या होता है, पहले थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ। ट्रायल कोर्ट की तरफ से दरअसल ये एक तरह का आदेश होता है दोषी को फांसी पर लटकाए जाने के लिए, और ये जो भारतीय दंड संहिता है उसमें एक फॉर्म 42 का जिक्र है। ये फॉर्म 42 में ही कोर्ट तमाम जानकारियां भरकर और अपना साइन करके जज देते हैं, और ये जो जेल है वो जेल के इंचार्ज को दी जाती है, जिसमें न सिर्फ जेल का नाम होता है बल्कि जिस व्यक्ति को फांसी पर लटकाना है उसके बारे में जानकारी होती है, और साथ ही किस समय और किस तारीख पर ये फांसी दी जाएगी उसके बारे में भी पूरी जानकारी डेथ वारंट में दी जाती है। डेथ वारंट को ब्लैक वारंट क्यों कहा जाता है? उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि किसी भी अपराध के लिए जो अधिकतम सज़ा हमारे देश में दी जाती है वो फांसी की सज़ा ही है। तो और दूसरा कारण ये है कि जिस आधिकारिक कागज़ पर कोर्ट की तरफ से ये फॉर्म 42 जारी किया जाता है उसके जो पन्ने होते हैं, उस पन्ने में चारों तरफ जो आउटलाइन होती है वो काले रंग से बनाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में कभी भी फांसी की सज़ा को कोई बहुत अच्छा विकल्प अपराध को रोकने के लिए नहीं माना गया है, बल्कि पनिशमेंट के तौर पर दिया गया है कि समाज में व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी माफ़ी नहीं है, और इसलिए उसको पनिशमेंट के तौर पर फांसी दी जा रही है। और यही वजह है कि फांसी हमारे देश में अब तक सिर्फ 61 लोगों को मिली है। हालांकि 2004 से और 2019 तक की बात करें तो तकरीबन 1300 लोगों को अलग अलग देश की अदालतों की तरफ से फांसी की सज़ा सुनाई ज़रूर गई है, लेकिन उनके मामले फिर आगे लंबित हैं। किसी का हाई कोर्ट में लंबित है, किसी का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, या किसी की दया याचिका जो है वो राष्ट्रपति के पास लंबित है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 35 ऐसे लोग हैं जो अपने कानूनी विकल्पों को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर चुके हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, और 2014 में चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला था जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो डेथ वारंट है उसको सार्वजनिक करना ज़रूरी होगा। अफजल गुरु से पहले ये सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं होता था। परिवार से भी कई बार नहीं, बिना बताए ही फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। तो अब ऐसा करना संभव नहीं है। जो नई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की आई हैं उनके मुताबिक आपको जब भी डेथ वारंट जारी करना होता है तो 14 दिन का समय जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है कि अगर कोई और भी लीगल रेमेडी वो अपनाना चाहता है और उसको लगता है कि कोई और विकल्प हो सकता है फांसी से बचने का, तो वो उसको एग्जॉस्ट कर सकता है। उसके वकील को भी नोटिस दिया जाता है, परिवार से मिलने के लिए भी वक्त तय किया जाता है अगर वो किसी अपने परिजन से मिलना चाहता है। तो पहला तो गाइडलाइंस के बाद ये फ़र्क आया है। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि आप अगर दया याचिका राष्ट्रपति ने आपकी खारिज कर दी है तो उसके बाद भी आप
राष्ट्रपति के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पहले ये नहीं था। तो अभी की जो गाइडलाइंस है उसमें ये हुआ है। दूसरी चीज़ एक और है इसमें इम्पॉर्टेंट कि निर्भया वाले केस में आपने देखा होगा पिछले साल जब 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, तो ये 3 बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी हुआ था और 2 बार वो स्टे हुआ और तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो उसमें बड़ा सवाल यही था कि 2 बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी दोषियों को फांसी क्यों नहीं हो पाई। तो उसका कारण ये था कि 4 लोग थे और सुप्रीम कोर्ट का एक 1982 का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि किसी एक अपराध के लिए अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति दोषी हैं तो फिर सभी को एक ही साथ फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग समय पे अलग अलग दिन फांसी की सज़ा दी जाए। और ऐसा इसलिए हुआ था कि हत्या के एक मामले में 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 2 लोगों को फांसी की सज़ा नियत समय पर दे दी गई, लेकिन एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी जो दया याचिका थी वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थी। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बना दिया है कि किसी एक अपराध के लिए अगर एक से ज़्यादा लोग दोषी हैं तो फिर जो फांसी का एग्जीक्यूशन है वो एक ही दिन पर होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी गाइडलाइन का फ़ायदा निर्भया के दोषियों को भी मिला क्योंकि 4 लोग थे तो नेचुरली अलग अलग उन्होंने पिटिशंस की कभी सुप्रीम कोर्ट में लगाई, कभी राष्ट्रपति के पास लगाई, यहाँ तक कि दया याचिका राष्ट्रपति के पास से खारिज हुई तो दोबारा दया याचिका लगा दी, सिर्फ कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि हमारी एक याचिका पेंडिंग है और ऐसे में फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक और रूल है कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई याचिका, मान लीजिए एसएलपी आपकी खारिज हो गई है, उसके बाद आप रिव्यू में गए हैं, रिव्यू खारिज हो गई है, क्यूरेटिव आपने लगाई है और क्यूरेटिव लगाने के बाद भी अगर कोर्ट ने आपको नहीं सुना है तो राष्ट्रपति के भी यहाँ अगर दया याचिका लंबित है तो ऐसी स्थिति में फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती भले ही डेथ वारंट जारी हो गया हो। यानी कहीं भी आपकी कोई याचिका लंबित नहीं रहनी चाहिए। अगर याचिका लंबित है तो फिर डेथ वारंट जो है वो स्टे हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि डेथ वारंट जारी कर दिया गया क्योंकि जो लीगल रेमेडीज़ थी वो दोषी ने सारी कुछ एग्जॉस्ट कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, फांसी नहीं हो पाई। और उसका कारण ये रहा कि जो डेथ वारंट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था उसमें समय और तारीख मेंशन नहीं थी। तो जब तक ये तमाम पूरी जानकारियाँ डेथ वारंट में नहीं होती है, जेल अथॉरिटीज़ फांसी नहीं देती है और कई ऐसे मामलों में हमने देखा कि फांसी की सज़ा इसी आधार पर टल गई। अब सवाल ये है कि कौन सी कोर्ट जो है वो डेथ वारंट जारी करती है और किस स्थिति में किया जाता है, कि किन लोगों की परमिशन की इसमें ज़रूरत होती है या किन लोगों की तरफ से ये डेथ वारंट के लिए अर्जी लगाई जाती है। तो जनरली ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी और राष्ट्रपति के यहाँ से भी दया याचिका खारिज होने के बाद जो खुद स्टेट है यानी कि राज्य सरकार और साथ में जो जेल प्रशासन है वो एक नोटिस जारी करता है दोषियों को और उसमें नोटिस में पूछा जाता है कि सब कुछ चूँकि अब हो चुका है इस पूरे मामले में, तो ऐसी स्थिति में डेथ वारंट हम जारी करना चाहते हैं, क्या आपकी कई और याचिका कोई लंबित तो नहीं है या फिर आप कोई और याचिका लगाना चाहते हैं। और उसमें 7 से 14 दिन का वक्त दिया जाता है और उसमें फिर जो दोषी है उसे अपना रिप्लाई दाखिल करना होता है। अगर उसकी याचिका लंबित है तो फिर जो स्टेट है यानी राज्य है वो कोर्ट में अर्जी नहीं लगाता। अगर क्लियर होता है तो फिर स्टेट की तरफ से जो ट्रायल कोर्ट है उसमें एक अर्जी लगाई जाती है कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट करने के लिए डेथ वारंट जारी किया जाए। कौन सी कोर्ट होती है जो ये डेथ वारंट जारी करती है? ये वही कोर्ट होती है जिसने इस पूरे मामले को ट्रायल के तौर पर सुना हुआ होता है। मतलब निचली अदालत होती है और ये निचली अदालत वो होती है जहाँ आपका थाना लगता है। मतलब जिस थाने में अपराध हुआ है उस अपराध का ट्रायल जिस कोर्ट में हुआ है वही कोर्ट जो है वो जारी करती है डेथ वारंट को। कई बार आपने हिंदी की जो पुरानी मूवी होती हैं उनमें देखा होगा कि जज जो है वो कोर्ट रूम में एक डायलॉग बोलते हैं कि ताज़े राते हिंद दफ़ा 302 के तहत मुजरिम को दोषी करार दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है।
तो और उस वक्त जज जो हैं वो अपना ऑर्डर लिखते वक्त जो पेन होता है उसकी निब तोड़ देते हैं। तो ये ब्रिटिश काल से ही चलता आ रहा था और ये जो फ़िल्मों में सीन दिखाया जाता है दरअसल ये डेथ वारंट जारी करने का ही जो दृश्य होता है वो वही है। और आज भी प्रैक्टिकली अगर आप कोर्ट रूम में देखें तो जो जज हैं वो इस तरह से निब तोड़ देते हैं पेन की जब फांसी की सज़ा के लिए डेथ वारंट जारी किया जाता है। और उसका कारण यही होता है, सिंबॉलिक होता है ये कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को जज इस तरह से फांसी की सज़ा ना सुनाए या फिर समाज में इस तरह से कोई और अपराध ना हो। तो सिंबॉलिक रूप से डेथ वारंट जारी करते वक्त फिल्मों में ही नहीं बल्कि कोर्ट रूम में भी अक्सर जो जज होते हैं वो अपने पेन की निब तोड़ देते हैं। तो ये डेथ वारंट को लेकर आज कानूनी कहानी में जानकारी थी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए कानूनी विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।